सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यार, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। सो गाइस यार, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जाना कि कौन कौन से कंप्यूटर लैंग्वेजेस के टाइप होते हैं, जावा कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कौन से टाइप्स में डिवाइडेड है, उनके लिमिटेशन, उनके एडवांटेजेस, उनका यूज़ क्या क्या है, हमने सब कुछ जाना लास्ट वीडियो के अंदर। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में कुछ और जानेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ओप्स के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल यानी इसके अंदर कौन कौन से जो टर्म्स है या प्रिंसिपल है जो यहाँ पे यूज़ होते हैं और जिनके मदद से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उन्हें क्या मतलब उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो हम ये जानेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड, इनहेरिटेंस। थर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म। और फोर्थ, एनकैप्सुलेशन। हम एक एक करके इन डिटेल में सारे जो बेसिक प्रिंसिपल है डिटेल में हम देखेंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन से मैं आपको समझाता हूँ। आप एक कैमरा यूज़ करते हो, एक बड़ा सा सोनी का कैमरा होगा, आप उसे यूज़ करते हो और लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो कैसे काम करता है। आप सिंपली उसके सारे जो बटन्स हैं उनका यूज़ करके आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, इवन तो आपको कोई उसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप बस उन बटन्स को यूज़ करते हो, फ़ोटो क्लिक करते हो, सेव करते हो, एडिट करते हो, पोस्ट कर देते हो। ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैमरा काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिज़्म यूज़ होती है। ऐसे रेयर केसेस होंगे जो यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में सोचते होंगे। यही सेम हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर भी अप्लाई होता है। आप कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हो, हमें सिर्फ इसेंशियल जो फीचर्स है हमें वही जानने की ज़रूरत है। हमें कुछ उसके बैकग्राउंड डिटेल्स जो होती है, जैसे कि कैमरा के अंदर वो कैसे काम करता है, उसकी जो मैकेनिज़्म है, हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली हमें जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही जो फीचर होता है, इसी का यूज़ करके हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ये हो गई डेटा एब्स्ट्रैक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जिसके अंदर ये डेफिनेशन क्या कहती है कि ये ऐसा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसके अंदर हमें बैकग्राउंड डिटेल्स की जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बस जो इसेंशियल फीचर्स है जिससे हमारा काम चल सकता है, हमें वही फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ये हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अभी बात करते हैं इनहेरिटेंस की। बेसिकली इनहेरिटेंस आपने बायोलॉजी के अंदर भी सुना ही होगा। इनहेरिटेंस यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वो ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पर भी वही होता है। जावा लैंग्वेज के अंदर 2 तरीके के क्लास होते हैं। एक होता है बेस क्लास और एक होता है डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास क्या हम सुपर क्लास भी बोलते हैं और डिराइव्ड क्लास को हम सब क्लास या टारगेट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीनिंग ये हो गया कि प्रॉपर्टीज़ जो है ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। यहाँ पे पेरेंट हमारा बेस क्लास या सुपर क्लास हो गया और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो हो गए डिराइव्ड क्लास, सब क्लास और टारगेट। याद रखिए इनके बहुत सारे सिमिलर नेम्स भी होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बेस क्लास और सुपर क्लास, ये नाम से आपको समझ में आ गया होगा। बेस क्लास यानी जो बेस है उसका, यानी कि जो फाउंडेशन है, जो एक्चुअल डेटा है वो बेस क्लास के अंदर होता है। सुपर क्लास मतलब ये बेस क्लास होता है और इसके अंदर इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इनका जो डेटा है, ये सारा ट्रांसमिट होता है डिराइव्ड क्लास के अंदर, और यानी कि सब क्लास या टारगेट क्लास के अंदर। यहाँ पे जो है, जो फीचर्स होते हैं, डेटा जो होता है यहाँ पे इनहेरिट होता है डिराइव्ड क्लास के अंदर। बेस क्लास का डेटा डिराइव्ड क्लास के अंदर चला जाता है। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एनिमल, एक एनिमल को हम ब्रॉडली जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कार्निवोरस, एक हो गया हर्बिवोरस। एज एन एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे ओमनिवोरस भी होता है। अभी के लिए कार्निवोरस और हर्बिवोरस ही मान लेते हैं। एनिमल को 2 टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया, कार्निवोरस और हर्बिवोरस। इन सब के अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे आपके माइंड में। कार्निवोरस के अंदर आपके माइंड में आएगा टाइगर, लायन, चीता, लियोपर्ड। और फिर उसके बाद हर्बिवोरस में आपको आएगा काऊ, गोट, बफेलो। ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं
ये हो गया इनहेरिटेंस के अंदर, यानी कि एनिमल्स के अंदर दो टाइप हो गए, कार्निवोरस, हर्बिवोरस एंड ऑल। सो आप समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स टू लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास विद द अदर क्लास। This can be done by extending a class into another class and using both it. So ये जो हो गया टर्म इनहेरिटेंस, यानी कि आपके जो कॉमन डेटा है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, आप एक क्लास से आप दूसरे क्लास के अंदर उसे यूज़ कर सकते हो। इसे हम कैसे यूज़ करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, ये हम बहुत ही बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक्स जो है अच्छे से समझ लेते हैं, और फिर इनहेरिटेंस के समय जो बेस क्लास का जो शेयर्ड जो डेटा है, यानी कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज़, जो डेटा होता है, जो उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो डिराइव्ड क्लास भी इसे यूज़ कर सकता है। ये जो स्पेसिफिक टास्क होता है इसे रीयूजेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि जो आपका डेटा हो गया जो बेस क्लास के अंदर, वो आपका डिराइव्ड क्लास भी उसे यूज़ कर सकता है, उसे ऑपरेट कर सकता है, इसे रीयूजेबिलिटी भी बोला जाता है। अभी बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा टर्म होता है कि आप जो एक मेथड से आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। इंग्लिश में हमें डक वर्ड तो हमने सुना ही होगा। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग बोलो कि डक एक वाटर बर्ड का नाम है, जिसके छोटे से लेग्स होते हैं, एक बड़ा सा वेब्ड फीट होता है और एक ब्रॉड बिल होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कि क्रिकेट के अंदर कोई बैट्समैन कोई भी स्कोर करके नहीं जाता है, ज़ीरो के अंदर वो आउट हो जाता है, तो उसे डक बोलते हैं। बेसिकली हमें इंग्लिश लैंग्वेज से हमें ये पता चलता है इस एग्जांपल से कि एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक वर्ड बहुत सारे मीनिंग्स के लिए या बहुत सारे हम फंक्शंस के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जावा लैंग्वेज के अंदर भी यही होता है, एक ही फंक्शन, यानी कि एक ही फंक्शन जो है आप उसे बार बार अलग अलग टाइप्स के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस होते हैं, डेटा, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे जो टर्म्स हैं हम बेसिकली इन्हें आगे डिस्कस भी करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस होते हैं, फंक्शन यानी कि एक सेट ऑफ डेटा, एक सेट ऑफ जो है रिप्रेजेंटेशन होता है एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, उसे फंक्शन बोला जाता है। और अभी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम मान लेते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है वॉल्यूम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी दिया जाता है। ये जावा लैंग्वेज के अंदर इसे ऑपरेट करने के लिए हम इसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी देते हैं। वॉल्यूम का, इस सेम फंक्शन वॉल्यूम का हम तीन तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम वॉल्यूम क्यूब का निकालने के लिए, एक हो गया क्यूबॉइड का निकालने के लिए, एक हो गया सर्कल का निकालने के लिए, आप सिलेंडर का भी निकाल सकते हो, स्फीयर का भी निकाल सकते हो। बेसिकली हम एक ही फंक्शन, हम सारे जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, हम उनके वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। वॉल्यूम क्यूब के अंदर एक साइड एंटर करोगे, क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और सर्कल के अंदर आपको रेडियस इनपुट करना होगा। ये जो सारे जो हो गए, इन्हें पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर से हम इसे यूज़ करते हैं। ये जो हो गया फंक्शन को बार बार यूज़ करना, इसे मल्टीपल पर्पसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो इसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोला जाता है। अभी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द प्रोसेस यूजिंग अ फंक्शन और मेथड फॉर मोर देन वन पर्पसेस। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक फंक्शन और एक मेथड, फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं, इसे हम मोर देन वन पर्पस यानी बहुत सारे पर्पसेस के अंदर हम एक ही फंक्शन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर एक डेटा और एक फंक्शन होते हैं, मतलब सारे डेटा और फंक्शन हम इसे मिला के हम इसे क्लास कहते हैं। क्लास, ये सारे हम बेसिकली बाद में भी सीखेंगे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सारे जो टर्म्स है ये कैसे काम करते हैं क्लास के अंदर। हम जो प्रोग्राम्स हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा और डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है डेटा को फ्लो करने के लिए एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ। जो ग्लोबल डेटा है वो सारे फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली इसे ऐसे हम टर्म कर सकते हैं कि एनकैप्सुलेशन इज़ द wrapping of data and function together in a single unit called a class। ठीक है, जो डेटा और फंक्शन होते हैं उनको बाइंड किया जाता है, उनको wrap किया जाता है टुगेदर, और उन्हें सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड किया जाता है, जिसके अंदर से जो डेटा है जो ट्रांसमिट ही नहीं हो सकता, मतलब वो
फ्रीली नहीं घूम सकता, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन आ गए, उसके अंदर सिक्योरिटी आ गई। और ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमें ये सिक्योरिटी मिलती है और इसके अंदर ये एनकैप्सुलेशन हमें इसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एनकैप्सुलेशन किस तरीके से हमें हेल्पफुल है। तो फर्स्ट जो हो गया सोर्स कोड, जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो सोर्स कोड जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो कोड होता है वो इंडिपेंडेंटली हम मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि आपका जो डेटा मेमोरीज का जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहता है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर जो होता है डेटा मेमोरीज की सिक्योरिटी होती है। जो डेटा मेमोरीज होते हैं वो फ्रीली घूम नहीं सकते, उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन भी होता है। सो ये हो गया एनकैप्सुलेशन। अभी हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स हो गए। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप रीयूजेबिलिटी का फंक्शन आप इसे यूज़ कर सकते हो। हमने इनहेरिटेंस में जान लिया कि रीयूजेबिलिटी होती क्या है। सो हम प्रोग्रामिंग के अंदर रीयूजेबिलिटी हमको मिलती है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। यानी कि जो इसेंशियल फीचर्स है हमें वही जानने की ज़रूरत है और जो बैकग्राउंड डिटेल्स है हमें वो जानने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम इजीली हम उसे डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसेसेस के अंदर से आपको जाना पड़ता है। आपको बहुत बार जो कोड होता है वो टेस्ट करना पड़ता है, ये उसकी एक लिमिटेशन हो गई। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम्स जो हो गए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गए, वो पीओपी के कंपेयर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हो जाता है। तो बेसिकली ये थे सारे 4 फीचर्स, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। और हमने बेनिफिट्स लिमिटेशंस ये भी जान लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिमिटेशंस बेनिफिट्स होते क्या क्या है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।